नमस्कार। माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। उपयोगिता विश्लेषण में हम गणनावाचक दृष्टिकोण के बाद अब कर्मवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। चूँकि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कुछ अर्थशास्त्री है जो कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता की जो माप है वो यूटिल्स में की जाती है, और उसमें हमने प्रमुख अर्थशास्त्रियों में किन्स को देखा था और किन्स के साथ साथ वालरा की भी बात की थी। किन्स और वालरा कहते हैं कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं और उसका माप है वो यूटिल्स में होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि हम 10, 20, 30 ऐसी गणना में माप सकते हैं। लेकिन गणनावाचक विश्लेषण की जो मान्यता है उनको अव्यवहारिक मानते हुए कुछ अर्थशास्त्री, जिसमें मुख्यतः सलट्स्की, विल्फ्रेड पेरेटो, जॉन आर हिग्स, RGD एलन आदि हैं, जो कहते हैं कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते बल्कि क्रम में रख सकते हैं। जैसे ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर आपको एप्पल मैंगो की तुलना में ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा संतुष्टि देता है बजाय मैंगो की, और मैंगो की संतुष्टि है वो आपको मान लीजिए बनाना की तुलना में ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि एप्पल है वो बनाना की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं। यह नहीं कह सकते कि हमें केले से उपयोगिता कितनी मिलती है और सेब से उपयोगिता कितनी मिलती है। चूँकि उपयोगिता का माप है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिस वस्तु की हम बात करते हैं उसकी उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को दूध अच्छा नहीं लगे और उसको कम संतुष्टि मिलेगी, जबकि किसी व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो हम उस वस्तु से मिलने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, यानी उस वस्तु का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा उसकी बात नहीं करते हैं। हम उसकी सिर्फ उपयोगिता देखते हैं। जैसे चाहे शराब हो चाहे दूध हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि इसकी उपयोगिता या ये वस्तु है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। हमें तो ये पता होना है कि इससे उपयोगिता हमें मिलती है। तो इसलिए जो उपयोगिता होती है वो व्यक्ति विशेष से संदर्भित होती है, इसलिए इसको हम माप नहीं सकते बल्कि क्रम में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के लिए सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगिता भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता की माप है वो व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोक्ता है उसकी उपयोगिता का ठीक मापन कर ही नहीं सकता, लेकिन उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के बीच में ये कह सकता है कि एक ए वस्तु बी की तुलना में श्रेष्ठ है, यानी इसको वो क्रम में रख सकता है, गणना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों कहता है। क्यों? क्योंकि गणनावाचक विश्लेषण है उसकी तुलना में कर्मवाचक विश्लेषण कम मान्यताओं पर आधारित है, यानी वास्तविकताओं के ज़्यादा नज़दीक है। कर्मवाचक विश्लेषण में इस बात पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का सापेक्ष माप क्या है। सापेक्ष का मतलब तुलनात्मक माप क्या है, जैसे ए और बी वस्तु के बीच में। इसके अनुसार यह ही काफ़ी है कि उपभोक्ता सेब अनार की तुलना में ज़्यादा पसंद करता है, ये तो उससे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। उपयोगिता के लिए मात्रा जानना जरूरी नहीं है, यानी हम ये नहीं जानना चाहते कि किसी वस्तु की मात्रा कितनी है या उसकी उपयोगिता है वो कितनी यूटिल्स है। इसको दर्शाने के लिए, यानी उपयोगिता के कर्मवाचक माप को दर्शाने के लिए हम एक वक्र की सहायता लेते हैं और उसी वक्र को हम तटस्थता वक्र कह देते हैं। इस वक्र का दूसरा नाम अनधिमान वक्र भी है। अनधिमान वक्र अंग्रेजी में एक ही नाम है इसका, वो है इंडिफरेंस कर्व, यानी IC कर्व है। ध्यान रहे, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि तटस्थता वक्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप कह सकते हो अनधिमान वक्र तटस्थता वक्र का दूसरा नाम है। इसका विश्लेषण है वो कर्मवाचक है, तो हम देखेंगे तटस्थता वक्र किस प्रकार से काम करता है। तटस्थता वक्र का अर्थ क्या होता है। कर्मवाचक विश्लेषण यानी ऑर्डिनल, जिसमें हम किसी वस्तु को क्रम में देते हैं, गणना नहीं करते हैं, का उपयोग करते हैं और इसे हम तटस्थता वक्र के द्वारा बताते हैं। तो तटस्थता वक्र क्या कहता है, इसकी परिभाषा कहती है कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो एक उपभोक्ता को
समान संतुष्टि प्रदान करती है। यानी तटस्थ वक्र के अंदर हम दो वस्तुओं को लेते हैं, y वस्तु और x वस्तु। इन दो वस्तुओं के कई संयोग लेंगे जिसमें एक वस्तु की मात्रा घटाते जाएंगे और दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रकार से तटस्थ वक्र की परिभाषा, तटस्थ या अनधिमान वक्र दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा क्या है? तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। इसको हम एक तालिका के द्वारा देखते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। तटस्थ अनुसूची या तटस्थ वक्र को बनाने के लिए हमें एक तटस्थ सूची चाहिए, तालिका चाहिए, और जिसके माध्यम से अनधिमान वक्र हम बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संयोग लिया है कि जो हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं, जैसे अभी देखा हम दो वस्तुएं यूज कर रहे हैं x और y, तो ये हमारी x वस्तु है और ये y वस्तु है। मान लो x वस्तु आप एप्पल ले सकते हो और y वस्तु आप बनाना ले सकते हो, यानी केले ले सकते हो। पहला संयोग बताता है कि अगर आपको एक सेब और 30 केले दिए जाए तो आपकी संतुष्टि, कोई प्रतीकात्मक चिन्ह S है, यानी सेटिस्फेक्शन आपका S है। अब हम क्या करते हैं कि x वस्तु यानी एप्पल की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, तो y वस्तु की जो संख्या है उसको हमें घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही अनधिमान वक्र के सभी बिंदुओं में समान संतुष्टि देते हैं। तो इसलिए जब किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा बढ़ाते हैं तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है, जबकि जिन वस्तुओं की संख्या हम घटाते हैं उनकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाती है। तो हमने माना कि एक एप्पल और 30 केले हमें जो संतुष्टि देते हैं, अगर उतनी ही संतुष्टि के लिए हमें दूसरा बंडल या दूसरा संयोग चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं? जैसे 2 सेब और 25 केले, उससे मिलने वाली संतुष्टि भी हमारे लिए पहले वाले संयोग या बंडल से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर ही होगी। जैसे आपको कोई कहे कि आपको 1 सेब या 30 केले चाहिए या 2 सेब और 25 केले, आप कहोगे दोनों संयोग मेरे लिए एक जैसे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम बंडल कह सकते हैं, यानी मिलने वाली संतुष्टि समान है। इसी प्रकार से हम अगर सेव की एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाते हैं, मान लो 3 कर देते हैं, तो जो केले हैं उनकी मात्रा हम घटती दर से त्यागते हैं। जैसे पहले वाले में 30 से हम 25 की मात्रा आई, यानी हमारा त्याग है वो एक सेव के लिए 5 का है। फिर हमारा त्याग है वो लगातार हम देखेंगे कि घटता जा रहा है। जैसे हमने एक अतिरिक्त सेव की मात्रा बढ़ाई तो जो केलों की संख्या है वो घट रही है घटती दर से। पहले वाले में कितनी घटी? 30 से 25 पे आए, 5 कम हो गई, दूसरे पर 4, और तीसरे यानी हम अगर चौथी इकाई सेव की जोड़ते हैं तो अब हमारा जो केले का त्याग है वो घटता हुआ 21 से 18 हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक वक्र पे दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग देखते हैं। जैसे आपको कोई दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं दे और कह दे कि आपको कौन सी मात्रा चाहिए, तो आपको समान संतुष्टि देने वाली मात्रा का अगर वक्र बनाते हैं, इसी को हम अनधिमान वक्र कहते हैं। तो ये जो त्याग है वो घटती दर से हो रहा है। ये घटती दर से जो त्याग होता है इसी को हम सामान्यतः MRS/XY कह देते हैं। MRS/XY क्या बताता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्या कहती है कि उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अतिरिक्त, तो जो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग है वो वह घटती दर से करता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरी वस्तु की मात्रा उसके पास घट रही है, परिणाम स्वरूप जो वस्तु कम मात्रा में होगी उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए ज़्यादा होती है, और जिस प्रकार से किसी वस्तु की संख्या बढ़ती गई तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे मान लो आपके पास पहले एक गाड़ी थी तो आपके पास उपयोगिता उसकी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या घटती जाती है तो उसकी उपयोगिता भी घटती जाती है। लेकिन जैसे जैसे अगर गाड़ियों की संख्या घटेगी तो गाड़ियों की उपयोगिता आपके लिए बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से MRS है वो क्या बताता है? MRS/XY यानी दो वस्तुओं की जो मात्रा है उसके बीच में जो संयोग है उसकी बात करता है। यानी एक वस्तु की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाते हैं, इसी घटती हुई मात्रा को ही हम MRS कह देते हैं। MRS का स्लोप नेगेटिव ढाल का होता है, इसको हम उनतोदर वक्र भी कह देते हैं। ध्यान रहे, इस उनतोदर के लिए जो कारण जिम्मेदार है वही आपका MRS है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उनतोदर किस कारण से होता है? तो MRS के कारण होता है। इस तालिका के बाद में हम एक काल्पनिक चित्र देखते हैं जो अनधिमान वक्र है। हमने यहाँ पर x वस्तु ली जिसमें हमने ऊपर तालिका में सेव लिया था, यानी इनकी मात्रा
को हमने 1 2 3 जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से बांटा। और जो वाई वस्तु है उसको हमने 30 है, 25 है, फिर 21, 18 इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा दिया। तो वाई वस्तु और एक्स वस्तु को हमने दर्शाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक वक्र को डिराइव करते हैं जिसमें उपयुक्त तालिका के दोनों घटक यानी आप एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों को दर्शाएंगे तो उससे जो संतुष्टि मिलती है वो दोनों जगह समान होगी, यानी हर बिंदु पर संतुष्टि समान है। इस प्रकार से बनने वाला वक्र आईसी होगा, यानी अनदिमान वक्र या तटस्थ वक्र, या फिर हम इसको इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं, ये बनता है। और जो ये ढाल है इसी ढाल को हमने MRS/XY कहा है, यानी वाई वस्तु की जैसे जैसे हम मात्रा त्यागेंगे तो एक्स की मात्रा है वो हमारे पास बढ़ती जाएगी, यानी एक्स की समान मात्रा बढ़ रही है तो वाई के लिए जो त्याग है वो घटती दर से है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वक्र दर्शाया जाता है उसको अनदिमान वक्र कहा जाता है। अब आप कहोगे कि एक उपभोक्ता क्या हमेशा एक ही अनदिमान वक्र पे रहता है? नहीं, इसको हम अनदिमान मानचित्र के द्वारा बता सकते हैं। अनदिमान मानचित्र क्या है कि एक उपभोक्ता का जो संयोग बदलता है, मान लो आज उसकी आय बदल गई या उसके पास उपभोग की क्षमता ज़्यादा आ गई तो वो एक ऊंचे अनदिमान वक्र पे चला जाता है, और अगर उसकी आय कम हो जाती है, उसका संतुष्टि स्तर बदल जाता है तो वो एक नीचे अनदिमान वक्र पे आ जाता है। माना कि प्रारंभ में वो IC2 पे है और उसके जो आय के साधन सीमित हो गए हैं तो उसका उपयोगिता विश्लेषण का नीचे का वक्र IC1 हो जाता है और ऊपर का वक्र अगर सुधार होता है तो IC3 पे चला जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की जो स्थिति बदलती है उसी को दर्शाने के लिए विभिन्न मानचित्र यानी अनदिमान वक्र हम दर्शा देते हैं, और भी बना सकते हैं आप IC1 2 3 4 5 6 तक। तो ये जो अनदिमान मानचित्र है क्या बताता है कि एक उपभोक्ता के विभिन्न अनदिमान वक्र अगर एक साथ दर्शा दें, जो उपभोक्ता के जीवन में परिवर्तन या उसके उपभोग के स्तर में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता ऊंचे या फिर नीचे अनदिमान वक्र पर चला जाए, तो ऐसे मानचित्र को हम अनदिमान मानचित्र कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अनदिमान वक्र में जब उपयोगिता या वस्तुओं का संयोग बदलता है, चाहे वो एक ही वस्तु हो, एक वस्तु स्थिर रह जाए और दूसरी बदल जाए, जैसे कि हमने देखा कि इस वक्र पर हम वाई वस्तु की ये मात्रा ले रहे हैं और एक्स वस्तु की ये मात्रा ले रहे हैं। ऊंचे अनदिमान वक्र पे जाएंगे तो कम से कम एक वस्तु बढ़ेगी और दूसरी या तो स्थिर रहेगी या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊंचे अनदिमान वक्र पे जाते ही कम से कम एक वस्तु या दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है, नीचे आते हैं तो कम से कम एक वस्तु की मात्रा घट जाती है। तटस्थ वक्र को हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसको बोला जाएगा कि उपयोगिता एक्स और वाई वस्तु का फलन है। एक्स वस्तु हमने एक्स एक्सिस पे ली है, वाई वस्तु वाई एक्सिस पे ली है। तो इन दो वस्तुओं का जो संयोग है उसी को हमने क्या कह दिया, यूटिलिटी कह दिया। ध्यान रहे चित्र में हमने या तालिका में हमने यूटिलिटी को एस के रूप में मापा है, यानी हम इसको माप नहीं सकते हैं, कोई क्रम दे सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ जो स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने मानचित्र में देखा कि अनदिमान वक्र पर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें अधिक संतुष्टि देता जाता है, अर्थात एक ऊंचा तटस्थ वक्र हमें ज़्यादा संतुष्टि देता है जबकि निचला तटस्थ वक्र हमें कम संतुष्टि प्रदान करता है। एक उपभोक्ता तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोगों पर तटस्थ होता है, यानी उसको चाहे 1 सेब और 25 केले दे दे, चाहे 2 सेब और 21 केले दे दे, तो इसके लिए उससे मिलने वाली संतुष्टि है यानी एस है वो बराबर रहता है। इसलिए एक उपभोक्ता एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है। इस ICP के सभी बिंदु A B C D जो भी आप बिंदु लोगे सभी पर समान संतुष्टि देगा। लेकिन अगर वो ऊंचे अनदिमान वक्र पे चला जाएगा, मान लो IC2 पर, तो उसको संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। अगर नीचे अनदिमान वक्र पे आएगा तो संतुष्टि का स्तर गिर जाएगा। हम तटस्थ वक्र में कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। तो तटस्थ वक्र जो उपयोगिता को मापता नहीं, कुछ मान्यता लेता है। जैसे उपभोक्ता विवेकशील होता है, हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ता को बाजार का पूरा ज्ञान है, कीमतों का ज्ञान है और वो निर्णय है वो अपनी विवेकशीलता पर लेता है। तो इस प्रकार से हम पहले ही मान्यता हमारी है कि उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरा, उपयोगिता कर्मवाचक दृष्टिकोण है, यानी हम इसको माप नहीं सकते, हम ये कह सकते हैं कि हम इसको कर्म में दे देंगे। जैसे किसी को लड्डू की तुलना में गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो हम कहेंगे कि गुलाब जामुन की जो संतुष्टि है वो लड्डू से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम कर्म में देते हैं। पसंद है वो युक्ति संगत है, यानी अगर कोई व्यक्ति कह देता है मुझे A की तुलना में B वस्तु अच्छी लगती है और B की तुलना में C अच्छी लगती है, तो A वस्तु C की तुलना में भी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे चाय की तुलना में कॉफ़ी अच्छी लगती है, कॉफ़ी की तुलना में जूस अच्छा लगता है, जूस की तुलना में कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि कोल्ड कॉफ़ी की तुलना में मुझे चाय अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता एक बार अगर अधिमान दे देता है तो उसको वो बदलता नहीं है, यही क्योंकि वो विवेकशील भी है।
फिर हम कहते हैं जो उपयोगिता होती है वो सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता का जोड़ होता है। जैसे हम ये कह देंगे जो उसकी कुल उपयोगिता होगी यानी यू, तो वो जैसे जितनी भी वस्तुओं को वो करता जाएगा उनसे मिलने वाली सभी जो उपयोगिता है उसको हम जोड़ देते हैं। फिर कहते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण है वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी एमआरएस, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, घटती हुई माना जाता है। इसी मान्यता के आधार पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब ये हुआ कि वो वक्र है उसका ढाल है वो इस प्रकार से होगा, ऐसे ढाल होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसकी दर एमआरएस है, एमआरएस घटती हुई है। घटती हुई कैसे? जैसे हमने तालिका में देखा कि सेव की एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो केले का हम त्याग कर रहे थे वो घटती दर से कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम एमआरएस को देखते हैं। एमआरएस कहता क्या है, या सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या कहती है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर बताती है कि y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए आप y वस्तु का कितना त्याग कर रहे हैं, इसका जो अनुपात है इसी को हम एमआरएस कह देते हैं। एमआरएस को अगर हम एक फॉर्मूले से लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी डेल्टा का मतलब परिवर्तन। y में कितना परिवर्तन होता है? जब x में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन होता है। जब उपभोक्ता तटस्थ वक्र एक से बी बिंदु पर पहुंचता है तो वह x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की 5 इकाई त्यागता है। जैसे हमने ऊपर तालिका के माध्यम से देखा था कि उपभोक्ता है वो क्या करता है, उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई यानी 1 से 2 करता है तो y का त्याग 30 से 25 पे आ जाता है, यानी 5 का त्याग करता है। तो इसको अगर हम एमआरएस के द्वारा दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे कि एमआरएस एक्स वाई यानी क्या है, बराबर है 5y अनुपात 1 x के, यानी x की एक अतिरिक्त इकाई का जो त्याग है उसके लिए y की वो 5 इकाई को त्यागता है और वो b बिंदु पर आ जाता है। अब b और a उसको समान संतुष्टि बताते हैं। अब b से c पर आएगा तो उसका जैसे जैसे त्याग घटता जाएगा वैसे वैसे ये अनुपात बदलता जाएगा, 4:1, फिर 3:1, 2:1, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं इन तटस्थ वक्रों की मान्यताएं क्या है, सॉरी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं के अंदर हम देखेंगे कि तटस्थ वक्र, अब ध्यान रहे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए। अभी हमने देखा एक तालिका और तालिका के माध्यम से तटस्थ वक्र बनाना। हमने देखा तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और उस उन्नतोदर के लिए जो जिम्मेदार है वो उसकी एमआरएस है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। अब हम देखेंगे कि तटस्थ वक्र यानी ये जो आईसी वक्र है इसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये देखिए ये जो ढाल नेगेटिव है वो ढलुआ है, इसी को हम उन्नतोदर कहते हैं। तो एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर क्यों होता है? एमआरएस की वजह से होता है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण है, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु का जो त्याग करता है वो घटती दर से करता है। दूसरा है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, सॉरी पहला था, दूसरा है तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। मैंने पहला ये वक्र ले लिया। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कोई भी वक्र अगर इस प्रकार की शेप का होगा तो ऋणात्मक कहलाएगा, और अगर ऊपर की ओर बढ़ता होगा यानी दोनों वस्तुएं बढ़ रही होगी तो उसका ढाल धनात्मक होगा। तो हमने देखा तटस्थ वक्र में एक वस्तु बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घटा रहे हैं, यानी ऋणात्मक संबंध है, इसलिए वक्र है वो ढलुआ है या उन्नतोदर है। तीसरी मान्यताएं हैं कि तटस्थ वक्र है वो एक दूसरे को काटते नहीं। तो हमने क्या किया है, तटस्थ वक्र को कटाकर देखा है। क्या देखा है कि एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि को बताते हैं, तो दूसरा वक्र है वो भी समान संतुष्टि को बताएगा। एक मान्यता हमारी थी कि ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि देता है जबकि नीचा कम देता है। यहाँ पर हम लेते हैं IC2 है और ये IC1 है। यहाँ हम देखते हैं कि IC1 ऊंचा है तो अधिक संतुष्टि दे रहा है, जबकि इस T बिंदु के बाद में IC जो यहाँ पर कम संतुष्टि दे रहा था वो ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कोई वक्र कभी अधिक संतुष्टि दे कभी कम संतुष्टि दे, ये हमारी मान्यता से बाहर का विषय है। इसलिए हम कह सकते हैं तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि हमने मान्यता में ये लिया था कि ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि देता है, जैसे हम इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तब जब ऊंचा अनधिमान अधिक संतुष्टि देगा तो जब एक अनधिमान वक्र कभी ऊपर चला जाए और कभी नीचा रह जाए तो संतुष्टि इस प्रकार से देगा। तो इस प्रकार से अनधिमान वक्र की तीसरी विशेषता है कि अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। फिर आता है ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। क्यों? क्योंकि तटस्थ वक्र में हमने देखा था कि जिस प्रकार से हम ऊंचे तटस्थ वक्र पे जाएंगे तो कम से कम एक या फिर दोनों वस्तुओं की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। जैसे हम यहाँ इस वक्र पे देख सकते हैं कि इस वक्र से हम अगर IC2 पे जाते हैं तो इसकी मात्रा इतनी रहेगी तो x की मात्रा बढ़ जाती है। अगर x की मात्रा हम यही रखते हैं तो y की मात्रा इस T बिंदु से बढ़कर T1 पे चला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊंचे अनधिमान वक्र पर हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। अगला प्रश्न,
अगली मान्यता है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी छूते नहीं। छूते क्यों नहीं है? तटस्थ वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि। तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को छूते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं छूते हैं कि हमने इसकी परिभाषा में देखा कि हम दो वस्तुएं लेते हैं यानी एक्स और वाई। अगर मान लो हमने इस वक्र को यहाँ पर छू कर दिखा दिया तो क्या होगा? जैसे इस वक्र को मैंने आगे निकाला, वाई एक्सिस पे टच कर दिया, आगे बढ़ाया, एक्स एक्सिस पे टच कर दिया, तो जहाँ पर टच करता है इसका मतलब वहाँ वो एक ही वस्तु का उपयोग कर रहा है। और हमारी परिभाषा थी कि अनदिमान वक्र दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। तो इसलिए अगर अनदिमान वक्र एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को छुएगा तो वो अपनी ही मान्यता को खारिज कर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो वस्तु नहीं एक ही वस्तु का उपभोग किया जाता है। अगला जो कंटेंट है वो है एकदिष्ट अधिमान, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है एकदिष्ट अधिमान? एकदिष्ट अधिमान कहता है कि उपभोक्ता अगर दो बंडल का उपयोग कर रहा है तो वह उस बंडल को ज़्यादा अधिमान देता है जिससे उसको संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है। यानी एक उपभोक्ता को एक अनधिमान वक्र के सभी बिंदु तो समान संतुष्टि देते हैं लेकिन ऊंचा अनधिमान ज़्यादा संतुष्टि देता है। तो उपभोक्ता उस संतुष्टि को प्राप्त करना चाहेगा यदि किसी एक वस्तु की मात्रा स्थिर है तो दूसरे की मात्रा अगर बढ़ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा अनधिमान वक्र की जो विशेषता है वो क्या है कि एक उपभोक्ता का एक अनधिमान मानचित्र होता है। दूसरा हमने देखा कि ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि देता है। तीसरा हमने देखा कि अनधिमान वक्र है वो एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। चौथा हमने ये देखा था कि अनधिमान वक्र कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छूते नहीं है। और पांचवा हमने देखा कि अनधिमान वक्र के सारे बिंदु यानी एक ही आईसी के सभी बिंदु हमें समान संतुष्टि को बताते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जब ये कहें कि अनधिमान वक्र काटते नहीं है तो हमें काट कर फिर दिखाना है, यानी आपको ये वक्र बनाकर बताना है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा कि अनधिमान वक्र क्या है, अनधिमान वक्र की परिभाषा के बाद में अनधिमान मानचित्र और अनधिमान वक्र। फिर उसके बाद हमने एमआरएस की ढाल देखा है। एमआरएस की ढाल के बाद में अनधिमान वक्र की मान्यताएं पढ़ी। मान्यताओं के बाद में अनधिमान वक्र की विशेषताएं पढ़ी और विशेषताओं के बाद हमने एकदिष्ट अधिमान को देखा है। अब हम आगे पढ़ेंगे बजट लाइन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। तब तक मैं बता देता हूं आपको कि आपके यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो है अनधिमान वक्र की परिभाषा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो है एमआरएस क्या है। तीसरा अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है तो क्यों होता है, एमआरएस के कारण होता है, ये बताना है। तीसरा अनधिमान वक्र की चौथा अनधिमान वक्र की मान्यताएं क्या है। और पांचवा क्वेश्चन बन सकता है कि अनधिमान वक्र की विशेषताएं बताइए। अनधिमान वक्र की विशेषताएं 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, जबकि अन्य क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन यानी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बाकी हम अगली स्लाइड में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।